नमस्कार, स्वागत है आपका डेली 24 भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अहम खबर के साथ। बिहार चुनाव से पहले सियासी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। दिल्ली में एनडीए की बड़ी बैठक, इंडिया गठबंधन भी तैयारी में जुटी हुई है। विधानसभा चुनाव से पहले सियासी हलचल वो तेज दिखाई पड़ रही है। एनडीए की ओर से चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए बीजेपी के कोर ग्रुप की अहम बैठक आज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर हुई। इस उच्च स्तरीय बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी पहुंचे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के रणनीति, उम्मीदवार चयन, सीट शेयरिंग और एनडीए सहयोगी दलों के बीच तालमेल पर गहन चर्चा हुई। अमित शाह के शामिल होने से बैठक का राजनीतिक वजन और बढ़ गया। और ये दो तस्वीरें भी आपकी टीवी स्क्रीन के सामने, जिसमें देखिए एनडीए की सीट शेयरिंग पर चर्चा हो रही है। इंडिया भी कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बना रही है और ये सवाल है कि इंडिया में भी हलचल तेज है, तो आखिर इंडिया के पास इसका क्या हल है, क्या हल इसका निकलेगा, क्योंकि अब चुनाव का समय बहुत कम बचा है। और ऐसे में जिस तरीके से माथा 25 सीटों को लेकर दोनों ही महागठबंधनों में दिखाई पड़ रही है, ये वाकई बहुत बड़ा सवाल खड़े करती है कि आखिर क्या बिहार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बिहार चुनाव से पहले रणनीतिक बैठकों का दौर लगातार जारी है। चाहे बात एनडीए की हो, चाहे बात इंडिया की हो, किस तरीके से माथा पच्ची का दौर दिल्ली से बिहार तक, पटना से दिल्ली तक दिखाई पड़ रहा है। ये बताता है कि किस तरीके से दोनों ही महागठबंधनों में असमंजस का दौर वो जारी है। से बिहार में हालात बने हुए हैं, सीट शेयरिंग को लेकर हलचल दोनों ही महागठबंधनों में दिखाई पड़ रही है। इसी पर बातचीत के लिए मेरे साथ नवीन, एडवोकेट नवीन जी जुड़ गए हैं, पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं। नवीन जी, बहुत बहुत स्वागत आपका डेली 24 भारत में। नवीन जी, जिस तरीके से बिहार में ताज़ा हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से सीट शेयरिंग पर मामला उलझता हुआ दिखाई पड़ रहा है, किस तरह का असमंजस आप समझ रहे हैं? क्या प्रशांत किशोर ने मुश्किलें बढ़ा दी है या फिर आपसी असमंजस की स्थितियां हैं कि सीटों पर बात तय नहीं हो पा रही है? नहीं लता जी, देखिए दोनों ही गठबंधन, चाहे वो एनडीए का हो या आरजेडी गठबंधन कह सकते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा दल आरजेडी है इस गठबंधन में, इंडिया अलायंस जिसको कहते हैं। तो दोनों के अंदर बड़ी असमंजस की स्थिति है और दोनों ही पार्टियों के अगर आप गठबंधनों को देखें तो उधर चिराग पासवान बिल्कुल तने हुए बैठे हैं, इधर आप देखें तो मुकेश सहनी तने हुए बैठे हैं। कांग्रेस कुछ सीटों को लेकर इस तरीके से दबाव बना रही है कि उसको वो सीटें चाहिए ही चाहिए। अभी दोनों गठबंधन के अंदर स्थिति थोड़ी सी विपरीत है दोनों ही नेतृत्व के लिए। लेकिन जो आपने जिक्र किया प्रशांत किशोर का, जन स्वराज पार्टी का, तो जन स्वराज पार्टी की एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि उन्होंने अपनी पहली लिस्ट जारी की, 51 कैंडिडेट की, दूसरी भी मेरे ख्याल में आजकल में हो जाएगी। उनके आने से बिहार का चुनाव आप देखें तो त्रिकोणीय मुकाबला तो हो गया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जब 2012 में दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी बनी थी और 2013 में चुनाव हुआ था, तो 13 का जब पहला चुनाव हुआ था तो आम आदमी पार्टी 28 सीटें लेकर आई थी, जबकि यहाँ भी वही स्थिति थी जो बिहार में है। यहाँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस चलता था, बाइपोलर इलेक्शन। लेकिन 28 सीटें जीतकर उसने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और कांग्रेस के सहयोग से सरकार भी बना ली। नहीं चली, फिर 2015 में चुनाव हुआ, मोदी जी की लहर के बाद चुनाव हुआ और लहर के बाद चुनाव में स्थिति ये आ गई कि वहाँ क्लीन स्वीप कर दी उसने, 70 में तो 67 सीटें। बिल्कुल, लेकिन नवीन जी, जिस तरीके से अगर हम बिहार का ही जिक्र कर लें, चलिए मान लीजिए इंडिया गठबंधन में तो असमंजस का दौर हमने हमेशा से देखा, लेकिन एनडीए तो बड़ी सामंजस्य वाली पार्टी है, नेताओं में ना ही सीटों का लालच है, तो क्या एंटी इनकम्बेंसी का डर हो रहा है? जिस तरीके से पार्टी के नेताओं में डिमांड्स बढ़ रही हैं, क्या उसका डर है? क्या चिराग पासवान कहीं ना कहीं सीटों को अटका रहे हैं? या फिर जिस तरीके से अभी हमने पवन सिंह का केस सुना, क्योंकि शाहबाद सीट से ये कयास लग रहे थे कि हो सकता है कि शाहबाद की कई सीटों पर इफेक्ट वो डाल सकते हैं अगर वो पार्टी उनके टिकट देती है तो क्या तुरंत के तुरंत समीकरण बदल गए? क्योंकि हाल फिलहाल में जिस तरीके से उनकी पत्नी ने सोशल मीडिया पर जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस के तमाम खुलासे किए, क्या वहां पर कहीं बीजेपी का पेच अटक गया? नहीं, देखिए पवन सिंह वाला फैक्टर कुछ ही 2-4 सीटों पर
असर डाल सकता है, लेकिन आप ये कहें कि सारी सीटों पर उनका असर हो जाएगा या पूरे बिहार के चुनाव में असर हो, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज एक और है, जनता दल यूनाइटेड की राजनीति करने की जो स्ट्रेटेजी है और जो उनकी विचारधारा है और भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है, उन दोनों के बीच में कहीं न कहीं एक बड़ा गैप है। और बड़ा गैप ये है कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व, सनातन, घुसपैठिये इन सबको लेकर चुनाव में आना चाहती है और आती रही है, जनता दल यूनाइटेड इससे थोड़ा सा बचना चाहती है, क्योंकि उसके पास मुस्लिम वोट बैंक भी है जो उसको सपोर्ट करता रहा है। नीतीश कुमार का वो कोर वोटर है। अब अगर आप जैसे अभी चर्चा चली कि नहीं साहब 20 के आसपास वहां पे रैलियां योगी आदित्यनाथ जी करेंगे और बटोगे कटोगे और ये सब चलेगा, तो उससे कहीं ना कहीं जनता दल यूनाइटेड अपने आप को असहज महसूस कर रही है। ये सत्यता है। लिहाजा कुछ सीटें ऐसी हैं जिनको लेकर जनता दल यूनाइटेड अपना दावा दे रही है, भाजपा अपना दावा ठोक रही है। उसके बीच में कहीं ना कहीं चिराग पासवान आने के बाद से उन्होंने जिस तरीके की अपनी डिमांड रखी है, पहले 40 सीट पर थे, मुझे लगता है कि वो 25 के इर्द गिर्द एक 2 सीट कम ज्यादा हो सकती है। उस पर जहां तक है वो मन बना लेंगे और चुनाव मैदान में आएंगे। लेकिन सवाल वही रहेगा कि वो जो सीट चाह रहे हैं क्या वो सारी की सारी उन्हें मिलेंगी, या क्योंकि वो कई कुछ सीटें ऐसी हैं जो जनता दल यूनाइटेड के खाते की उनकी सिर्फ सीट मानी जाती हैं। बिल्कुल उन सीटों पर वो दावेदारी कर रहे हैं, तो वो दावेदारी कैसे जेडीयू एक्सेप्ट कर लेगा, कैसे भाजपा एक्सेप्ट करेगी, और तीनों के बीच में किस तरीके का कॉम्बिनेशन बैठेगा, ये बड़ी चीज है। और उसके अलावा जो छोटे दल हैं, चाहे आप हमको ले लें, वो भी अपनी दावेदारी करें, 5-7 सीट पर वो मान जाएंगे। उपेंद्र कुशवाहा की बात है, वो भी मुझे लगता है 4-5 सीटों पर सेटल हो जाएंगे, 5-6 अधिक से अधिक, इससे ज्यादा जरूरत नहीं है। लेकिन उधर अगर आप देखें इंडिया अलायंस के अंदर, तो वहाँ मुकेश सहनी भी डटे हुए हैं बिल्कुल। वो कह रहे नहीं, डिप्टी सीएम मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा आपको, बिना उसके बाद बनेगी नहीं। कांग्रेस कहती है कि हम कभी अपना प्रत्याशी मुख्यमंत्री चेहरा डिक्लेयर करते नहीं है, लिहाजा हम यहाँ भी नहीं करेंगे। इसलिए वो तेजस्वी को भी मुख्यमंत्री प्रत्याशी बनाने से बच रही है। और जिस तरीके से इंडिया गठबंधन में जो है कुछ घमासान कम नहीं है, मुकेश सहनी जो है वो आधी रात को मिलने पहुंच जाते हैं, 2-2 बजे आप सोचिए मीटिंग हो रही है, 40 सीटों की वो मांग कर रहे हैं। तो इंडिया गठबंधन में कैसे ये मामला सुलझेगा, क्योंकि चुनाव अवसर पे आ चुका है। नहीं, बिल्कुल आपकी बात सही है। प्रत्याशी तय नहीं है अभी इंडिया गठबंधन में। लता जी, अभी कुछ भी आसान नहीं दिख रहा है। जैसा कि हम ये कह रहे हैं कि नहीं साहब, दोनों गठबंधन बहुत सहज स्थिति में और बड़ी आसानी से आज या कल में अपनी लिस्ट जारी कर देंगे, तो वो स्थिति दोनों में ही नहीं है। मुकेश सहनी जिस तरीके से अपनी दावेदारी कर रहे हैं, उस दावेदारी ने आरजेडी एज वेल एज कांग्रेस को असहज कर दिया। कांग्रेस जो दावा कर रही थी कि हम 60+ सीटें लेंगे, मुझे लगता है कि कांग्रेस को 50-52 पर, हद से 55 पर सेटलमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि आरजेडी वहाँ एक बड़ा दल है। और पिछले चुनाव में आप देखें तो सबसे ज्यादा सर्वाधिक सीटें 75 सीटें लेके आरजेडी आई थी। उसका स्ट्राइक रेट भी बहुत अच्छा 53-54 के ऊपर है। मुझे लगता है कि इस चुनाव में लीडिंग निर्णय जो होंगे वो आरजेडी की तरफ से होंगे। मुझे लगता है ऐसा सुना भी है मैंने कि तेजस्वी यादव दिल्ली आ रहे हैं और वो आपस में बैठ के उसके बाद सीटों का बंटवारा होगा, तय होगी, बहुत सारी मुद्दे हैं। लेकिन बिल्कुल एनडीए गठबंधन की लता जी मैं फिर कहूंगा कि चिराग पासवान ने जो रुख अपनाया, ये सच्चाई है कि चिराग पासवान विपक्ष के साथ तो जाने वाले नहीं है। और जिस तरीके से नवीन जी, प्रशांत किशोर जो एक्शन बोर्ड में दिखाई पड़ रहे हैं, जिस तरीके से एक के बाद एक बड़े खुलासे कर रहे हैं, ये भी समझा जाए कि कई किंग मेकर की भूमिका में क्या वो आ सकते हैं चुनाव के बाद, क्योंकि जिस तरीके से वो वोट काटने की स्थिति में दिख रहे हैं, तो ये भी माना जाए। हाँ, हम लोग आज से 15 दिन पहले तक ये कयास लगा रहे थे कि प्रशांत किशोर वहां पर वोट काटने वाली स्थिति में रहेंगे, लेकिन अब परिस्थितियां जन स्वराज की नहीं है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, जन स्वराज की स्थिति बाकी दलों से बेहतर हो। चलिए, हालांकि आने वाला ये वक्त बताएगा कि कब जो है सीटों पर जो है मंथन कंप्लीट हो पाता है और प्रत्याशियों और नामों का जो ऐलान होता है। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका नवीन जी, इस पर जो है अपनी जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बता दें कि बिहार चुनाव से पहले एनडीए इंडिया में साफ तौर पर जो है घमासान की स्थितियां बनी हुई है, क्योंकि सीट शेयरिंग को लेकर, प्रत्याशियों को लेकर जो है अब तक जो है नामों का ऐलान नहीं हो पाया, जिस पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। मैक्सिको में मूसलाधार बारिश ने भारी तबाही मचा दी है। भारी बारिश और उससे आई बाढ़ और भूस्खलन के कारण अब तक 29 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि कई लोग सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाए जा रहे हैं। सड़कें दरिया बन गई हैं और घर, अस्पताल और स्कूल पानी में डूब चुके हैं। मध्य और दक्षिण पूर्वी मैक्सिको के राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। मध्य राज्य हिल्डागो में 16 लोगों की मौत हुई है। यहाँ पर 1000 से ज्यादा घर, 59 अस्पताल और 308 स्कूल क्षतिग्रस्त हुए।
84 नगर पालिकाओं में से लगभग 17 में बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। पड़ोसी राज्य पुएब्ला में 9 लोगों की मौत हुई और 13 लोग लापता हैं। कई बच्चों सहित 15 लोगों को बचाया गया। अनुमान है कि लगभग 80,000 लोग प्रभावित हुए हैं। खाड़ी तटवर्ती राज्य वेरा क्रूज में पुलिस अधिकारी समेत 2 लोगों की मौत हुई। लगभग 5,000 घर क्षतिग्रस्त हुए और नौसेना ने 900 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया है। वहीं पूजा रिका शहर सबसे ज्यादा प्रभावित रहा। सरकार ने राहत कार्य शुरू किया है और 8,700 सैन्य कर्मियों को प्रभावित इलाकों में तैनात किया गया। बचाव अभियान और राहत कार्य में तेजी लाने की भी कोशिश की जा रही है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से बच्चों की सुरक्षा और पोषण को लेकर चिंता का विषय सामने आया। महिला बाल विकास विभाग की लापरवाही ने मासूमों की सेहत पर सवाल खड़े कर दिए। बसारी सेक्टर के पहाड़ा गांव में स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 का मामला ये सामने आया, जिसमें जहां बच्चों को दिया जा रहा पोषण आहार दूषित निकला है और वीडियो और तस्वीरों में भी साफ देखा जा सकता है कि किस तरीके से जो है बच्चों के खाने के साथ खिलवाड़ हो रहा है। आंगनबाड़ी में बच्चों को गुड़ पापड़ी खिलाई जा रही थी, जिसमें कीड़े मकोड़े मिले हैं। ये मामला न केवल बच्चों की सेहत के लिए खतरा है, बल्कि विभाग के जवाबदेही पर भी सवाल खड़ा करता है। इस घटना के बाद सोशल मीडिया और स्थानीय स्तर पर हड़कंप मचा हुआ है। परियोजना अधिकारी रजनी शुक्ला ने कहा कि मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच की जाएगी। उन्होंने आश्वस्त किया कि दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी और बच्चों को सुरक्षित और पौष्टिक आहार उपलब्ध कराया जाएगा। ये घटना एक बार फिर से याद दिलाती है कि आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों का पोषण और स्वास्थ्य सुनिश्चित करना कितना जरूरी है। और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए मध्य प्रदेश की छतरपुर से मेरे सहयोगी समीर मेरे साथ जुड़ गए हैं। समीर, जिस तरीके से स्कूलों से आंगनबाड़ियों से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये वाकई शर्मनाक तस्वीरें, और ऐसे में ये जो तस्वीरें बच्चों को जो गुड़ पापड़ी में आप सोचिए कीड़े मकोड़े परोसे जा रहे हैं, किसकी जवाबदेही होगी इस पर? देखिए, बिल्कुल मैं बता दूं, मध्य प्रदेश में लगातार नौनिहालों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करने का जो मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। पिछले दिनों कफ सिरप के चलते छिंदवाड़ा में मासूम बच्चों ने अपनी जान गंवाई। अब मध्य प्रदेश के ये छतरपुर जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, वीडियो सामने आया है, जिसने महिला एवं बाल विकास विभाग पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। छतरपुर जिले के ये बसारी सेक्टर के पहरा गाँव का आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 2 का बताया जा रहा है ये वीडियो, जिसमें बच्चे आंगनबाड़ी पहुंचे हुए थे। जो बच्चों को पोषण आहार दिए जाते हैं, गुड़ चिक्की जिसे कहा जाता है, उसमें साफ तौर से तस्वीरों में देखा जा रहा है कि उसमें कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं। कई बच्चों ने बच्चे तो ये भी कह रहे हैं कि कई बच्चों ने खा भी लिए हैं। तो उनका जो स्वास्थ्य है उसकी देखरेख करने के लिए जो अभिभावक है अपने बच्चों को आंगनबाड़ी भेजते हैं, स्कूल भेजते हैं। ऐसे में अगर इतनी बड़ी लापरवाही होती है तो कार्रवाई अब फिलहाल किस पे होगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल जो परियोजना अधिकारी है रजनी शुक्ला, उनसे हमने बातचीत की है। उनका साफ तौर से कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी। लेकिन हर बार इस प्रकार के जब मामले उजागर होते हैं तो अधिकारी सिर्फ यही कहते हैं कि जांच की जाएगी, लेकिन वो जांच के बाद कार्रवाई क्या होती है वो कहीं ना कहीं संदेह के घेरे में और सवालों के घेरे में आ जाता है। क्योंकि जो चिक्की और जो ये सप्लायर है, सप्लायर पर ऐसी जानकारी मिली है कि सप्लायर के खिलाफ पहले भी कई प्रकार इस प्रकार की लापरवाही की शिकायत मिली है विभाग को, कि लगातार कई आंगनबाड़ी केंद्रों में जो चिक्की सप्लायर है और जो सप्लाई कर रहा है उसमें कीड़े निकल रहे हैं। जो शिकायत ऑलरेडी पेंडिंग है उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये नया मामला आया है जिसमें साफ तौर से कीड़े मकोड़े दिखाई दे रहे हैं, बच्चों को खिलाया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं वरिष्ठ अधिकारियों की नाकामी है, जो इस प्रकार से जो चिक्की जो सप्लायर उस पर कार्रवाई नहीं की गई, और साथ ही साथ आंगनबाड़ी के जो कार्यकर्ता हैं वो बिना देखे ही बच्चों को बांट रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी इसमें जिम्मेदार हैं, दोषी हैं। तत्काल प्रभाव से जिला प्रशासन को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और मध्य प्रदेश सरकार को संज्ञान में लेकर तुरंत ऐसे सप्लायर को और ऐसे जो लगातार कार्रवाई सिर्फ जांच की बात कर रहे हैं, ऐसे जिम्मेदार अधिकारियों पर भी जांच कहीं ना कहीं बैठनी चाहिए, क्योंकि सबकी संलिप्तता कहीं ना कहीं समझ में आता है। लगातार शिकायत मिलने के बाद भी आखिर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका समीर, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए।
अब बड़ी खबर देहरादून से है, जहां पर यूके SSSC ने औपचारिक रूप से पटवारी भर्ती परीक्षा को निरस्त करने के आदेश जारी किए हैं। आयोग ने कहा कि परीक्षा में पाई गई अनियमितताओं की जांच पूरी होने के बाद अब अगले 3 महीनों के जो भीतर नई परीक्षा आयोजित कराई जाएगी। ये फैसला युवाओं के लिए बड़ी राहत लेकर आया, जो लंबे समय से पेपर लीक प्रकरण को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। अब बात सरकार के फैसले की करें तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवाओं की मांग को देखते हुए बीते 21 सितंबर को आयोजित पटवारी भर्ती परीक्षा को रद्द करने का फैसला लिया था। ये कदम एकल सदस्यीय जांच समिति की रिपोर्ट आने के बाद उठाया गया, जिसमें परीक्षा में कई गड़बड़ियों और लापरवाहियों का खुलासा हुआ था। सीएम धामी ने कहा कि सरकार युवाओं के भविष्य के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम पारदर्शी और निष्पक्ष भर्ती प्रक्रिया के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध हैं। तो पेपर लीक को लेकर जो है लगातार जो है बवाल मचा था, और इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए उत्तराखंड से सहयोगी अस्करी जाफरी जी जुड़ गए हैं। अस्करी जी, जिस तरीके से ये जो खबर सामने आई थी, उत्तराखंड में काफ़ी बवाल मचा था, लेकिन अब जो है बड़ा फैसला लिया गया, पेपर को रद्द कर दिया गया। अब 3 महीने बाद जो है दोबारा से परीक्षा होगी, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए लता, बहुत ही बड़ा फैसला राज्य सरकार ने लिया है, क्योंकि इसमें एकल सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया था। जो एक्स जस्टिस हैं उत्तराखंड हाईकोर्ट के, उनको इसका बनाया गया था चीफ। तो उसने अपनी रिपोर्ट जो है 8 अक्टूबर को पेश की थी राज्य सरकार को, जिसके बाद राज्य सरकार ने फैसला लिया है, जो कि 21 सितंबर को जो पटवारी भर्ती परीक्षा हुई थी, उसमें तकरीबन 1.5 घंटे के बाद ही जो है तमाम स्क्रीनशॉट जो है सामने आ गए थे, वायरल, जो कि उसमें वायरल हुए थे, क्योंकि इसमें तमाम इस तरह के क्वेश्चन थे जिनके आंसर ऑलरेडी सोशल मीडिया पर तैर रहे थे, जिसके चलते तमाम जो प्रदेश के ऐसे बेरोजगार युवा हैं उनमें काफी जो है आक्रोश देखने को मिला। एक लंबे वक्त तक जो है तमाम जो बेरोजगार युवा हैं उन्होंने काफी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन भी किया। आपने खुद देखा होगा, तमाम मीडिया की सुर्खियों में भी रहा। खुद प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जो है तमाम जो आंदोलनकारी छात्र थे उनके बीच आए थे, उनको समझाया था, उनको कन्विंस किया था। तो कहीं उसके बाद जाकर तमाम जो छात्र हैं उनका गुस्सा जो है वो शांत हुआ था। लेकिन अब ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह से रिपोर्ट सामने आई है, 3 माह के बाद फिर से ये परीक्षा होगी, क्योंकि जाहिर है तमाम जो छात्र हैं लता, उन्होंने एक बड़ी मेहनत के बाद, पूरी साल की मेहनत के बाद परीक्षा दी थी। और लेकिन अस्करी, क्या ये सरकार के लिए, शासन प्रशासन के लिए चुनौती नहीं होगा कि फिर से 3 महीने के अंदर, क्योंकि 1 लाख से ज्यादा जो है परीक्षार्थी इसमें शामिल हुए थे, वापस से वो पेपर्स फिर से बनाना और इतने बड़े लेवल पर एक परीक्षा कराना इतनी जल्दी कम समय में, क्या ये पॉसिबल हो पाएगा? कितनी चुनौती? जी बिल्कुल, देखते रहता है, ये वाकई एक बहुत बड़ा चैलेंज है राज्य सरकार के सामने, क्योंकि इस तरह की चीजें जो है, पेपर लीक वाले मामले बैक टू बैक उत्तराखंड में आ रहे हैं। जिस तरह से आपने देखा भी होगा, इनका पूरा सरगना, पूरा सिंडिकेट, जिस तरह से हाकम सिंह की भी 2 बार गिरफ्तारी हुई है। तो आप समझ सकते हैं एक बड़ा चैलेंज जो है राज्य सरकार के सामने है। आखिर ऐसी क्या वजह है कि इतनी मुस्तैदी होने के बाद और इतनी सख्ती होने के बाद भी पेपर लीक हो जाते हैं? तो बार बार प्रदेश के तमाम जो युवा है इस तरह के सवाल कर रहे हैं, आखिर उनके साथ इस तरह का जो व्यवहार है वो राज्य सरकार क्यों करती है? और तमाम तरह के सवाल निशान भी राज्य सरकार की जो कार्यप्रणाली है उस पर खड़े होते हैं। लता, चलिए, वाकई ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कितना चुनौतीपूर्ण अब जो फिर से री एग्जाम कराना सरकार के लिए हो पाता है। बहुत शुक्रिया आपका अक्सरी, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। कफ सिरप कांड ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है, जिसमें आपको बता दें कि दरअसल 22 बच्चों की मौत को लेकर ये खबर सामने आई थी। इस मामले में श्रीसेन फार्मा के मालिक रंगनाथन गोविंदन को जो है एसआईटी ने चेन्नई से ट्रांजिट रिमांड पर लाकर परासिया कोर्ट में पेश किया। सुबह एसआईटी ने आरोपी को चेन्नई से प्लेन के जरिए बंगलौर और नागपुर तक लाए। इसके बाद सड़क मार्ग से पारसिया थाने लेकर जो पहुंचाया गया। थाने में आरोपी से करीब 5 घंटे तक पूछताछ की गई। इसके बाद भारी सुरक्षा के बीच आरोपी को कोर्ट में जो है पेश किया गया। कोर्ट के बाहर बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे, जिन्होंने फांसी दो किनारे भी लगाए और नारे लगाकर गुस्सा जताया गया। कोर्ट में रंगनाथन ने खुद को निर्दोष बताया और कहा कि उनकी दवाइयां 3 राज्यों में सप्लाई होती हैं। उन्होंने बीमार होने का हवाला देते हुए राहत मांगी। कोर्ट ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें वकील चाहिए, तो रंगनाथन ने कहा कि वो चेन्नई से अपना वकील लाएंगे। एडीजी शैलेंद्र उइके की अदालत में आरोपी को 10 दिन की पुलिस रिमांड पर रखा गया। मामले की सुनवाई जारी है और पीड़ित
परिवार ने आरोपी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है। पटियाला शहर के सरकारी राजेंद्र अस्पताल में करीब रात 12 बजे हंगामा खड़ा हो गया, जब वार्ड नंबर 12 में एक मरीज की मौत डॉक्टरों की लापरवाही के आरोप में हुई। मृतक के परिजनों का कहना है कि अस्पताल प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने अब तक उनकी कोई सुनवाई नहीं की है। परिजनों ने मृतक का शव अस्पताल की इमरजेंसी के बाहर रखकर रास्ता जाम कर दिया। इस दौरान कई इमरजेंसी एम्बुलेंस में अन्य मरीज भी मौजूद थे। परिवार का आरोप है कि पिछले 3-4 घंटों से कोई अधिकारी या फिर जिम्मेदार उनकी बात सुनने नहीं आया। इसी बीच वार्ड नंबर 12 के अंदर के कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसमें कथित तौर पर डॉक्टर के द्वारा दिए गए इंजेक्शन और इलाज से जुड़े कथन सुनाई दे पड़ रहे हैं। और अब जो है इस वीडियो की लगातार सोशल मीडिया पर जमकर चर्चा हो रही है। मेरे पापा ने ये सुदेव सिंह इन्होंने वो लाया पॉलीमैक्स टीका, ਉਹਦੀ ਡੋਜ਼ ਤੇਜ਼ ਲਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 7.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਾਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਟੀਕੇ ਹੋਰ ਲਾਏ, 7-8 ਟੀਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ, ਕਦੇ ਟੀਕੇ ਲਾਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਕੱਲ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰੀਆਂ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੀਕੇ ਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਖਰਾਬ ਆ ਰਿਹਾ ਕੁਝ ਨਾ ਲਾਣ ਟੀਕੇ ਘਰੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਇਹ ਟੀਕੇ ਲਾ ਕੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਉਹ ਠੀਕ ਤੇ ਜੀ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਤੇ ਜੀ ਜਾਣ ਕੇ ਟੀਕਾ ਲਾਇਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹਨੇ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਤਾਏ ਜੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ ਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਤਾਏ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਏ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ਤਾਏ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਜਾਂਟੀ? ਮੈਂ ਰੋਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਆ ਸਾਈਕਲ ਸਟੈਂਡ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਯਾਰ ਉੱਪਰ ਜਾ ਕੇ ਪੌੜੀਆਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ, ਜਾਣ ਸਾਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਤਾਇਆ ਜੀ ਬਾਥਰੂਮ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੋੜਾ ਸਾਹ 'ਚ प्रॉब्लम आई थी, डॉक्टर ने 1 टीका लाया, 4 इकट्ठे टीके ला के वो डेथ हो गया उन्होंने। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार। सत्ता की हर चाल पर हमारी नजर, जनता की आवाज सबसे पहले, सच की पड़ताल करेंगे हम। क्या छपा क्या छिपा, राजनीति के खेल का पर्दाफाश, जहां राजनीति को परखा जाता है जनता की कसौटी। राष्ट्रहित है हमारी प्राथमिकता, जहां बॉलीवुड की चमक भी सच्चाई से टकराती है। डेली 24 भारत पर।